हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम रिव्यू एक्सप्लेन करने वाले हैं अकेली मूवी को। और इस मूवी को हमने अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखकर ख़त्म किया है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इसे जियो सिनेमा पर देख सकते हो। काफ़ी महीनों बाद ये ओटीटी पर लॉन्च हुई है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक्सप्लेन वीडियो। दोस्तों फिल्म की कहानी एक लड़की के बारे में है जो जॉब करने के लिए इराक चली जाती है, मगर वहाँ पर युद्ध चल रहा था और वहाँ पर फंस जाती है और वो कैसे निकलेगी इसी पर यह कहानी बेस्ड है। मूवी की शुरुआत होती है आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हुए जो कि कुछ सिविलियंस को बंदी बनाकर रखते हैं, और उनमें इस मूवी की मैन कैरेक्टर भी थी जो आतंकवादियों के कब्जे में आ चुकी थी। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए 4 महीने पहले का सीन हमें दिखाया जाता है। यहाँ हम ज्योति को देखते हैं जो इराक के मोसूल शहर में काम करने के लिए आती है, और यहाँ पर फारूक नाम का एक लड़का उसे लेने के लिए आता है। यहाँ पता चलता है कि ज्योति यहाँ पर एक गारमेंट कंपनी में काम करने के लिए आती है और वो रफीक फैक्ट्री का मैनेजर होता है। जब दोनों फैक्ट्री की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में उन दोनों को लोगों की भीड़ दिखती है, और रफीक गाड़ी से उतर कर बाहर देखने के लिए जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और टेंशन में आकर ज्योति भी गाड़ी से उतर कर भीड़ के अंदर चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि उस इलाके को सील कर दिया गया है और वहां एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम फातिमा है उसके शरीर पर बॉम्ब लगा हुआ था, और उसी बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए वहां पर बॉम्ब डिफ्यूज वाले उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बम टीम डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते टाइमर भी खत्म होने को आता है। और वो बॉम्ब डिफ्यूज वाला फातिमा से माफी मांगता है और वो कहता है कि उसे नहीं बचा पाएगा, और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। और जैसे ही टाइमर खत्म होता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फातिमा की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर ज्योति बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, और रफीक किसी तरह से ज्योति को गाड़ी में बैठाकर फैक्ट्री की ओर जाने लगता है। रफीक कहता है कि इन सब के बारे में मत सोचिए। रफीक कहता है कि हमारी फैक्ट्री में हमेशा इराकी आर्मी तैनात रहती है, हमें इन सब से कोई खतरा नहीं है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं ज्योति पहले एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ का काम करती थी, लेकिन पैसेंजर के साथ बदतमीजी करने के कारण उसे काम से निकाल दिया गया था। इधर फैक्ट्री पहुंचने के बाद लोगों की मुलाकात नूर बानो मैडम से होती है जो फैक्ट्री का सारा काम देखती है। ज्योति को वहां पर रहने के लिए एक जगह मिल जाती है, लेकिन ज्योति बार बार उस छोटी बच्ची के बारे में सोच रही थी और घबरा रही थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब ज्योति इंडिया में थी, तब जॉब पाने के लिए जॉब कंसल्टेंट के पास जाती है और अब वह चावला जी से मिलती है। चावला जी बताते हैं कि उसके पास जितने भी वैकेंसी थी वो सारे बंद हो चुके हैं, और जो भी वैकेंसी है उनके लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे। ज्योति अपनी हालात के बारे में समझाती है और कहती है कि उसके भाई और भाभी के मौत के बाद उसकी भतीजी और उसकी माँ की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, और भैया ने भी बैंक से कर्जा भी लिया हुआ है जो चुकाना बाकी है, और अगर उसे काम नहीं मिला तो वो पूरी तरह से फंस जाएगी। ये सुनकर चावला जी अपने कंप्यूटर में जॉब वैकेंसी ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक वैकेंसी मिल जाती है जो मोसूल इराक में है। और मोसूल का नाम सुनते ही ज्योति घबराने लगती है, कहती है कि यहाँ पर तो युद्ध चल रहा है। लेकिन चावला जी कहते हैं कि वहाँ पर लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है और इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला। ज्योति अपने घर में जाकर अपनी माँ को बताती है उसे जॉब मिल गया है जो मोसूल में है। ज्योति अपनी माँ को झूठ कहती है कि वो मोसूल नहीं बल्कि मस्कट जा रही है। ये सुनकर उसकी माँ भी हाँ कर देती है, लेकिन उसकी भतीजी माँ ही नाराज हो जाती है क्योंकि ज्योति दूर चली जा रही थी। ज्योति अपनी माँ से कहती है कि अगर मैं वहाँ पर काम करूँगी तो 2 साल के अंदर ही हम बैंक से लिया हुआ कर्जा चुका देंगे और हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। ज्योति मोसूल जाने की तैयारी करती है और एक दिन उसे गारमेंट फैक्ट्री से अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाता है और वो मोसूल के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन उसके घर वाले जानते हैं कि वो तो मस्कट जा रही है। इधर हम वापस एजेंसी में देखते हैं कि ज्योति बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और चावला जी को फोन करके इंडिया वापस जाने का टिकट का इंतजाम करने को बोलती है, लेकिन चावला जी कहते हैं कि वो वापस आने का इंतजाम तो कर देगा, लेकिन उसने जो एडवांस पैसे दिए हैं वो वापस उसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर ज्योति और ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था। तब उसे मजबूरी में यहाँ काम करना पड़ेगा। तभी रफीक वहाँ पर आता है और ज्योति से कहता है, पूछता है कि क्या डिनर कर लिया, लेकिन ज्योति को डिनर करने की इच्छा नहीं थी। रफीक ज्योति को एक ट्रेनिंग सेंटर में अटेंडेंस के लिए चलने को बोलता है और कहता है कि ये कंपलसरी है जो ट्रेनिंग सेशन में। यहाँ पर ज्योति वहाँ पर चली जाती है और देखती है कि सभी वर्कर्स एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और यही उन लोगों का ट्रेनिंग सेशन था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रफ़ीक पाकिस्तान से हैं और वो यहाँ पर 2 साल से काम कर रहा है, और वहाँ पर बैठे बाकी सभी कर्मी भी ज्योति को दिलासा देते हैं तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं होगी।
और ये भी कहते हैं कि हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। धीरे धीरे ज्योति का मूड बदलने लगता है और वो वहाँ पर काम करने लगती है और रफ़ीक के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन शाम को रफ़ीक ज्योति को लेकर बाहर घूमने के लिए जाता है। तभी ज्योति उसके घर वाले फ़ोन करते हैं और उसकी भतीजी माई कहती है कि उसका जन्मदिन आने वाला है और उस दिन ज्योति को वह घर पर आने को बोलते हैं। ये कहकर ज्योति फ़ोन काट देती है और तभी हम न्यूज़ में देखते हैं मोसूल शहर में एक मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ है और इसके पीछे ISI का एक मेंबर असद का काम है और इस ब्लास्ट में बाद उसकी इराकी आर्मी पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देती है। यह सब जानकर ज्योति बहुत ज़्यादा डर गई थी। इधर फैक्ट्री में सभी लोगों को पता चलता है कि पूरा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो सारे वर्कर अपना पासपोर्ट वापस मांगते हैं क्योंकि वे सभी अपने देश वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब दंगे फसाद होने शुरू हो चुके हैं। नूर बानो सभी को समझाती है कि हालात सुधर जाएंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार नूर ने सभी को पासपोर्ट देने का फैसला कर दिया। इधर चावला जी ज्योति को फोन करके बताते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि सारे भारतीय इराक में मौजूद है और उन सभी को बाहर निकाल लेंगे। ये बात जब ज्योति को जाकर नूर को बताती है तो नूर उससे कहती है कि इंडिया वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इंडियन गवर्नमेंट से बात कर लूँगी। ये कहकर नूर वहाँ से चली जाती है, लेकिन रफ़ीक ज्योति को समझाता है कि कुछ दिनों के लिए आपको वापस इंडिया चले जाना चाहिए, जब तक यहाँ के हालात ठीक ना हो जाए आप वहीं पर रहें। रात के समय ज्योति वापस अपने घर अपनी माँ को फ़ोन लगाकर कहती है कि वे घर वापस आ रही है। तभी जोरदार ब्लास्ट होने की आवाज़ आने लगती है और ज्योति बाहर जाकर देखती है कि पूरे शहर में जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं। सुबह न्यूज़ में ये सब दिखाया जाता है और तभी हाजिब आकर कहता है कि ISI की गाड़ी यहाँ पर आ रही है। सभी लोग डरने लगते हैं और नूर सभी को बेसमेंट में छुपने को बोलती है। सभी वर्कर्स बेसमेंट में छुपने के लिए चले जाते हैं। तभी आतंकवादी सोल्जर फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और नूर, रफ़ीक और बंदी बना लेते हैं और यहाँ पर RSS टेररिस्ट का एक कमांडर अब्राम को देखते हैं, जो कि तीनों से पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी एक सोल्जर नूर को गोली मार देता है। ये देखकर रफ़ीक बहुत ज़्यादा डर गया था। अब वो कमांडर बाकी लोगों के बारे में पूछता है, बाकी लोग कहाँ छुपे हुए हैं। हाजिब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और वो डर के मारे बता देता है कि सभी लोग बेसमेंट में छुपे हुए हैं। फिर सभी बेसमेंट में चले जाते हैं और वहाँ जाकर सभी को बंदी बना लेते हैं और उनमें से आधे लोगों को एक ट्रक में बिठाया जाता है और बाकी आधे लोगों को दूसरे ट्रक में बिठाया जाता है। वो वहां से चले जाते हैं और रास्ते में एक ट्रक दूसरे रास्ते की ओर चला जाता है और फिर सभी को नीचे उतारा जाता है और लाइन में बिठाया जाता है और सभी को एक एक करके वहीं गोली मार दिया जाता है। दूसरे ट्रक में बाकी के आधे वर्कर्स थे, जिसमें ज्योति भी थी, और उन सभी को एक बिल्डिंग में लाया जाता है। RSS की पूरी टीम थी और ये वही सीन है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। और वहाँ ज्योति के अलावा बहुत सारे औरतें भी थी जिन्हें वहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था बहुत सालों से और वहाँ पर काम कर रहे थे। वहाँ हम कमांडर को देखते हैं जो UN वर्कर्स को बंदी बना लेता है और एक वीडियो बनाता है जिसमें वह UN के जनरल सेक्रेटरी को धमकी देता है कि अगर $50 मिलियन हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुए तो तुम्हारे लोगों को मार दिया जाएगा। फिर उसे असद का फ़ोन आता है और वो बताता है कि सारा काम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और हमने रिजू को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ये सुनकर कमांडर खुश होता है और कहता है कि उसके लिए तुम्हें एक इनाम दिया जाएगा। फिर वो उसके साथ बाकी मेंबर भी वहाँ पर बैठे हैं और वहाँ पर बाकी लड़कियों को बुलाया जाता है और ज्योति को भी अपने पास बुलाता है क्योंकि वो उसके साथ सोना चाहता था। तब ज्योति से वो उसका नाम पूछता है क्योंकि इससे पहले कमांडर को ज्योति का नाम नहीं पता था। कमांडर ज्योति को नहाने के लिए भेजता है और ज्योति नहाने के लिए अंदर बाथरूम में चली जाती है और पीछे से वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज्योति कमांडर को पीछे से जोर से धकेल देती है, जिसके चलते कमांडर का सिर दीवार से टकराता है और वो वहीं पर मर जाता है। ज्योति बहुत ज्यादा घबराने लगती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो करेगी क्या। ज्योति फिर से बुर्का पहन लेती है और छुप छुप कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर निकलते ही RSS के सभी आतंकवादी उसे पकड़ लेते हैं और थोड़ी देर बाद असद वहां पर पहुंच जाता है और वो कमांडर की मौत की वजह से बहुत गुस्से में था। लेकिन असद ज्योति को जब देखता है तो उसे ज्योति बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वो अपनी भाषा में सभी से कहता है कि वो ज्योति से शादी करेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर वहां से असद की पहली बीवी भी वहां आ जाती है, लेकिन ज्योति बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि असद ने उसे क्या बोला। फिर यहाँ पर यास्मीन आकर हिंदी में समझाती है, कहती है कि असद ने फैसला किया कि वो तुमसे शादी करेगा। यह सुनकर ज्योति गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ। ज्योति वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे बेहोश कर दिया जाता है। इधर इंडिया में ज्योति की माँ चावला जी से मिलने के लिए आती है और अपनी बेटी का हालचाल पूछती है क्योंकि बहुत दिनों से उसकी बेटी का फोन नहीं लग रहा है। इस पर चावला जी बताते हैं कि 2 दिन पहले ही उसकी ज्योति से बात हुई और वह मोसूल में वापस आने के लिए टिकट का इंतजाम करने के लिए फ़ोन किया था। जब उसकी माँ मोसूल
मोसूल का नाम सुनती है तो वो बोलती है कि ज्योति ने कहा था कि वो तो मस्कट जा रही है। चावला जी बताते हैं कि वो मोसूल गई है काम करने के लिए। ज्योति की माँ और ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि मोसूल में हालात ठीक नहीं हैं। चावला जी ज्योति की माँ को समझाते हैं कि जब उसने ज्योति को मोसूल भेजा था तब लड़ाई नहीं चल रही थी, और वह ज्योति की माँ को दिल्ली जाने का बोलता है क्योंकि इराक में बहुत ज़्यादा भारतीय फंसे हुए हैं और उन सभी को वहाँ से बाहर निकालने का इंतज़ाम भारतीय सरकार कर रही है। इधर हम वापस ज्योति को देखते हैं जिससे होश आता है और सामने उसकी भतीजी माई दिखाई देती है, लेकिन वो उसकी भतीजी नहीं थी, वो लड़की आसरा थी। कहती है कि यहाँ पर उसकी बहन माहिरा फंसी हुई है और वो पिछले 2 सालों से यहीं पर कैद है और इन लोगों ने उसके माता पिता को मार डाला, तो जो चाहे उससे काम करवाते हैं। फिर वहां पर एक औरत ज्योति को कपड़ा देती है जिससे पहनकर उसे असद के पास लेकर जाती है। अब असद ज्योति को वाइन पीने के लिए देता है, लेकिन उसे पीते ही ज्योति को नशा जैसा होने लगता है। असद कहता है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूं और तुमने मेरे कमांडर को मारा है जो हमारा सबसे भरोसेमंद आदमी था, और फिर असद ज्योति के साथ सोने लगता है। इधर इंडिया में हम देखते हैं कि ज्योति की माँ और भांजी माही दोनों दिल्ली चले जाते हैं, और यहाँ आने के बाद वो लोग देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स के बाहर बहुत सारे भारतीय धरना देकर बैठे हुए थे क्योंकि बहुत दिनों से सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही थी। फिर वहाँ पर ऑफिसर्स का एक क्लर्क आता है और सभी लोगों को कहता है कि सरकार सभी लोगों को वापस लाने का इंतजाम कर रही है। फिर आते समय ज्योति की माँ और माही दोनों क्लर्क का पीछा करते हैं, उनके घर पहुंच जाते हैं, दोनों क्लर्क से मदद मांगते हैं क्योंकि ऑफिस के बाहर कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। क्लर्क ज्योति के एक फोटो अपने पास रख लेता और कहता है कि अगर कोई खबर मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इधर हम देखते हैं ज्योति के असद के बगल में सोई हुई थी। जब उसकी नींद खुलती है तो असद सो रहा था। ज्योति धीरे से हथकड़ी उठाकर असद के हाथों में लगा देती है, लेकिन असद की भी नींद खुल जाती है और ज्योति वहां पर रखी बंदूक को ले लेती है। असद बंदूक रखने के लिए कहता है और ज्योति के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन गलती से ज्योति के हाथों से बंदूक चल जाती है और गोली सीधे असद के कंधे पर लगती है। गोली की आवाज सुनकर बाहर बैठे सभी आतंकवादी कमरे के अंदर चले आते हैं। अब ज्योति असद के सिर पर बंदूक लगाकर बाहर निकलती है और सभी सोल्जर को पीछे रहने के लिए बोलती है। यहाँ पर यास्मीन भी आती है और ज्योति कहती है कि आसरा और माहिरा को बुलाने के लिए। ज्योति असद को लेकर बाहर चली जाती है और सभी सोल्जर को एक कमरे में बंद कर देती है। ज्योति, आसरा और माहिरा तीनों असद को गाड़ी में बैठाकर वहां से भागते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद असद चलती गाड़ी से नीचे कूद जाता है। ज्योति असद को वापस गाड़ी में आने के लिए कहती है और शायद वहां से भागने की कोशिश करता है असद, लेकिन ज्योति असद को गोली मार देती है। फिर ज्योति बाकी दोनों को लेकर गाड़ी में वहां से भागती है और असद सोल्जर वहां पर आ जाते हैं असद को वापस ले जाने के लिए। इधर इंडिया में हम देखते हैं कि ज्योति की माँ एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देती है कि उसकी बेटी का नाम ज्योति है और वह भारत सरकार से अनुरोध करती है कि उन सभी नर्सों के साथ उसकी बेटी को भी वापस लाया जाए। अब ज्योति को देखते हैं जो कि इराकी पुलिसमैन के घर तक पहुंच जाती है और वो इराकी पुलिसमैन उन दोनों को अपने घर में पनाह देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो पुलिसमैन भी असद के साथ मिला हुआ था और वह उन लोगों को खबर दे देता है कि 3 लड़की भागकर उसके घर पर आई है। असद को भी पता चल जाता है कि 3 लड़की कहाँ पर है और उन लोगों को वापस लाने के लिए अपने आदमियों को भेज देता है, लेकिन आफरा उन दोनों की बात सुन लेती है और ज्योति को जाकर बता देती है। फिर तीनों आराम करने के लिए एक दूसरे कमरे में जाते हैं और बाहर से पुलिस वाले की बीवी दरवाजा लॉक कर देती है। थोड़ी देर में वहां पर असद के आदमी पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्योति और बाकी दोनों लड़कियों खिड़की तोड़कर भाग निकलते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी गड्ढे में अटक जाती है। फिर ज्योति गाड़ी से उतरकर धक्का लगाने की कोशिश करती है और किसी तरह गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकालती है और इराकी पुलिस वाला उनको पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तीनों अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन असद के सोल्जर अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लोग सभी एक आर्मी कैंप तक पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद भी सोल्जर असद के लोगों पर गोली बरसाने लगते हैं और उन सभी को मार डालते हैं। फिर ज्योति, आसरा और माहिरा तीनों कैंप के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि वो इराकी आर्मी असली में वह एक ब्रांच है जिसका नाम है कुर्दिश आर्मी, जो आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इधर इंडिया में न्यूज़ में दिखाया जाता है कि यूएन के आरएसएस के साथ एक समझौता किया है कि जितने भी यूएन वर्कर इराक में फंसे हुए हैं उन सभी को रिहा किया जाए। ये सुनकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर बैठे सारे ऑफिसर्स अनुमान लगाते हैं कि अब शायद सीरिया में फंसे हुए नर्सों को भी रिहा कर दिया जाएगा। तभी वहां पर वो क्लर्क आता है और अपने ऑफिसर से कहता है कि मोसूल में एक लड़की फंसी हुई है जिसका नाम ज्योति, उसे भी रिहा कराना होगा। मोसूल का नाम सुनते ही वो सभी लोग डरने लगते हैं क्योंकि वहां पर तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं और सभी को बताते हैं कि ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर खबर बाहर फैल गई तो मुसीबत हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट ज्योति को वापस
वापस लाने का इंतजाम कर लेती है और गुर्दे आर्मी को खबर कर देती है। और फिर ज्योति के पास एक सिपाही आकर ज्योति को बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एम्बेसी बगदाद जाने के लिए बोला है और वहाँ तुम्हें वापस इंडिया भेज दिया जाएगा और तुम्हें वहाँ पर मोसूल एयरपोर्ट पर उन सभी को यूएन वर्कर्स के साथ भेजा जाएगा। यह सुनकर ज्योति को तो होती है, मगर वो परेशान भी थी। लेकिन ज्योति को यहाँ से निकलने के लिए अपना नाम बदलना होगा और कोई इस्लामी नाम रखना होगा ताकि वो आसानी से मोसूल से बगदाद जा सके। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट यूएन से मदद मांगते हैं। इधर ज्योति अपना नाम बदलकर मरियम सुल्तान रखती है और उसके सारे डॉक्यूमेंट पर वही नाम कर दिया जाता है। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन ज्योति का डॉक्यूमेंट रेडी हो गया था और मोसूल एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि पूरे एयरपोर्ट पर आरएसएस के आतंकवादी पहरा दे रहे हैं। तभी इंडिया में हम देखते हैं कि मोसूल एयरपोर्ट से जा रहे 7 यूएन वर्कर की लिस्ट में मरियम सुल्तान का नाम ही नहीं था। यह सुनकर सभी होश उड़ गया। ये सुनकर उनका होश उड़ गया था। तभी टीवी पर एक और न्यूज़ आता है जिससे ज्योति की माँ इंटरव्यू दे रही थी और ये वही इंटरव्यू था जो ज्योति की माँ अपनी बेटी को वापस लाने के लिए बोल रही थी। तभी इंडियन ऑफिसर्स घबराने लगते हैं, कहते हैं कि अगर ये वीडियो आरएसएस के देख लिया तो ज्योति को वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इधर ज्योति एयरपोर्ट के अंदर पहुँच जाती है और अपना पासपोर्ट चेक करवाती है, लेकिन एयरपोर्ट के चेक करते समय मरियम का लिस्ट में नाम ही नहीं था। एयरपोर्ट कर्मचारी अपने सीनियर को फ़ोन लगाता और पूछता है कि मरियम सुल्तान का नाम लिस्ट में है ही नहीं। तभी उस सीनियर को नया लिस्ट मिलता है, उस एयरपोर्ट कर्मचारी को भेज देता और उसमें मरियम का नाम था। ये देखकर वो एयरपोर्ट कर्मचारी उसका पासपोर्ट वेरीफाई कर लेता है। पासपोर्ट वेरीफाई हो जाने के बाद ज्योति आगे की ओर जाती है। तभी असद की पत्नी हबीब को ज्योति की माँ का इंटरव्यू वीडियो मिल जाता है और ये देखकर वो अपने सभी आदमियों को एयरपोर्ट पर सील करने के लिए ऐलान करती है और ज्योति को ढूंढकर वापस लाने को बोलती है। इधर ज्योति को आरएसएस का एक सोल्जर बैग चेक कर रहा था और चेक करने के बाद उसे आगे जाने को बोलता है। इधर एयरपोर्ट पर सभी सोल्जर को ज्योति का फोटो दिखाई दिया जाता है और उस फोटो को देखकर वह सोल्जर पहचान लेता है कि ज्योति तो अभी इसी एयरपोर्ट पर है। तभी वहां पर असद पहुंच जाता है जो घायल था और उसे बताया गया है कि पूरे एयरपोर्ट्स को सील कर दिया गया है और ज्योति एयरपोर्ट्स के अंदर है और फ्लाइट को अभी होल्ड पर रखा गया है, क्योंकि जब तक ज्योति नहीं मिल जाती तब तक फ्लाइट को छोड़ा नहीं जाएगा। आरएसएस के सभी सोल्जर ज्योति को ढूंढने लगते हैं और ज्योति अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगती है। आरएसएस के सभी सोल्जर अपनी टंकी के ऊपर चढ़ते हैं जिसमें पानी भरा हुआ था और इसी टंकी के अंदर ज्योति छिपी हुई थी। सोल्जर को ज्योति दिखाई नहीं देती और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इधर असद को उनके बॉस का कॉल आता है और असद से कहते हैं कि हमें ऑर्डर आया कि सभी यूएन वर्कर को रिहा करना होगा और जल्द से जल्द फ्लाइट को छोड़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन असद कहता है कि उस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की थी और जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक फ्लाइट होल्ड पर रहेगी। अब ऐसा करते करते रात हो जाती है और ज्योति एक जगह छुपी हुई थी और बाहर देखती है कि प्लेन खड़ी हुई थी। तभी वहां पर रफीक पहुंच जाता है और ज्योति कहती है कि मुझे किसी तरह प्लेन तक पहुंचाना होगा, जिसके लिए पूरे एयरपोर्ट्स की लाइट बंद करवानी होगी। रफीक कहता है कि एयरपोर्ट्स की लाइट मैं बंद करवा दूंगा, मगर आपको जल्द से जल्द प्लेन पहुंच जाना होगा। तभी रफीक अपने पास ही एक चिट्ठी निकालता है जो ज्योति से देता है कि जब आप अपने देश पहुंच जाएंगे तो ये चिट्ठी मेरी माँ तक पहुंचा दीजिएगा। इधर असद से मिलने उसके बॉस आते हैं और उसे धमकी देते हैं कि प्लेन को छोड़ने के लिए। इधर रफीक को एयरपोर्ट्स की लाइट बंद कर देता है और ज्योति वहां से भागकर प्लेन की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर जख्मी हो जाता है और आरएसएस का एक सोल्जर एयरपोर्ट का लाइट ऑन कर देता है और ज्योति किसी तरह से प्लेन के पहियों के पीछे जाकर छुप जाती है। इधर इसके बाद आरएसएस के सोल्जर रफीक को पकड़ लेते हैं और उस के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का फैक्ट्री में काम करता था और ये ज्योति को जानता है। असद ज्योति के बारे में उनसे पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन रफीक कुछ नहीं बताता। गुस्से में असद रफीक को गोली मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि प्लेन के अंदर जाकर चेक करो ज्योति है या नहीं है। फिर सभी यूएन वर्कर्स को प्लेन के अंदर लाया जाता है और आरएसएस के सोल्जर प्लेन के अंदर जाकर चेकिंग करते हैं कि ज्योति वहाँ है या नहीं, लेकिन वहाँ पर ज्योति नहीं थी। असद को जब पता चलता है तो ये यकीन नहीं हो रहा था उसे कि आखिर ज्योति कहाँ चली गई। यहाँ हम देखते हैं कि ज्योति प्लेन के पहियों के पास बैठी हुई थी। प्लेन फिर बगदाद जाकर रुकता है और बगदाद से वो इंडिया चले जाते हैं और इस तरह से ज्योति इंडिया पहुंच जाती है। अब कुछ दिन बाद रफीक को मनी ऑर्डर देने लगती है। उसकी माँ को वह पार्सल देने के बाद में वो लेटर खोल कर देखती है और उसमें लिखा हुआ था कि वह ज्योति से बहुत प्यार करता है और ये बात वो अपनी माँ को बताना चाहता था। ये देखकर ज्योति की आंख से आंसू निकल आते हैं और इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।